जी नमस्कार, स्वागत है दिन मंत्र मंत्र में सभी का। मेरा नाम है राहुल सिंह। तो बहुत बहुत 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत बधाई, है ना। स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम। और वही सी टेट के लिए करते हैं। एक गद्यांश दूंगा, उसे पढ़ना गलती ना हो जाए। और उसके बाद कुछ पेडागोजी के प्रश्न। पेडागोजी के प्रश्न हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमने 15 प्रश्न कर लिए थे, 16वां प्रश्न कर रहे थे। मैं तो 16वें से स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले गद्यांश करेंगे। मैं आपको कल बता रहा था कि हमने क्या करा है बच्चे। हम एक काम करें, सुनिए। मैं आपको एक चीज बता रहा था कि मैंने 400 प्रश्न बनाए पेडागोजी के, ठीक है, जिसमें से मैं 1 से लेकर 14 प्रश्न कर गया। आज 15 से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गद्यांश देना है आपको। सुप्रभात सभी को, सभी को सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए भाई, सभी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये गद्यांश शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक सूचना देखिए। 14 तारीख, आज 15 है, और कल 16 तारीख में आपको कुछ विशेष अवसर मिल रहे हैं। जरा इसे देखिए। अभी गद्यांश दूंगा, पढ़ के करना है, समझना है। मैं पढ़ के बता दूंगा और उसके बाद करना पड़ेगा तुम्हें। चलिए वापस आते हैं। देखिए सीटेट का बैच, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरी मौका है। ये बैच आपको 899 में मिल जाएगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, सी टेट का हो या कोई भी टेट हो, जैसे मैं कहूँ जे टेट हो, झारखंड का हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, यू टेट हो, एच टेट हो, अदर टेट हो, इसके लिए आपको एक डिस्काउंट कूपन पाने के लिए, अगर डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो ये टेट का कोड लगाएंगे, ठीक है या नहीं है? ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम और करें, इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की हो टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज आपको 199 में मिल जाएगी। इसके अलावा सब्जेक्ट पेपर की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जनरल पेपर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डीएसएसबी की, केवीएस की, नवोदय की, ईएमआरएस की, यूजीसी नेट की। इस तरह से बैच है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज की क्लास शुरू करते हैं भाई, ठीक है। चलिए पहले गद्यांश देखते हैं। कुछ एमसीक्यू प्रश्न है गद्यांश के द्वारा। पहला मैं गद्यांश देना चाह रहा हूं। सुप्रभात सभी को, आ जाइए बस। देखिए मैं पढ़ने जाऊंगा पहला गद्यांश, ध्यान से सुनिए। पहला, ये हमारी सीटेट की किताब है, आप इससे भी अवगत हैं। सीटेट की अच्छी तैयारी करना चाहते हो, खासकर पेडागोजी के प्रश्न, तो सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी इसमें, और सीटेट की 130 नंबर की सीडीपी भी आपकी इसमें है। इसमें 7 सब्जेक्ट की पेडागोजी है, थ्योरी के साथ 1000 क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपडेशन के साथ है। 135 नंबर की इसमें तैयारी मिलेगी। चलिए, हाँ, इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो, पहला मैं गद्यांश देने जा रहा हूं। इसे एक बार ध्यान ढंग से पढ़ना, एक भी गलती नहीं चाहिए इसमें। सुनिए। रुकिएगा। व्यक्ति के जीवन में संतोष का बड़ा महत्व है, याद रखना, संतोष की बात है। व्यक्ति के जीवन में संतोष का बड़ा महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। जिसे संतोष है थोड़े पैसे में भी, वो सुखी है। असंतोष सब व्याधियों, व्याधि माने रोग, परेशानी, दिक्कतें, उनको कहते हैं असंतोष। सारी व्याधियों की जड़ है, सारे रोगों, सारी परेशानियों की जड़ है असंतोष। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष, धन दौलत ज्यादा होगा तो जरूरी नहीं कि उससे संतोष मिल जाए। संतोषी रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। अगर संतोषी रूपी धन है, अगर संतोषी रूपी धन मिलने पर, अगर धन बहुत ज्यादा है तो सारा वैभव धूल के समान प्रतीत होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता है उतना अधिक असंतोष उपजता है। अगर व्यक्ति ज्यादा धन कमा रहा है तो उतना ही उसमें असंतोष होना शुरू हो जाएगा। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, जो अनेक रोगों की भी जड़ है। अगर बच्चा, आदमी को असंतोष होने लगा तो रोग भी आ जाएंगे। धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता है। साधु, तो यहां यह बताया गया है कि आप अगर धन लिप्त इकट्ठा करने में लिप्त रहेंगे तो असंतोष रहेंगे, क्योंकि धन जाने से परेशानी, दिक्कतें भी आती हैं। इसलिए आदमी को संतोष से काम लेना चाहिए। आगे एक बात यहां कही गई है, साधु से शुरू कर रहा हूं। साधु को संतोषी बनाया गया है, यानी बताया गया है। साधु जो है वो ना संतोषी होता है, वो क्योंकि वो कम में भी गुजारा कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वह भोजन मात्र से ही संतोष मिल जाता है, उसे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। हमें भी साधु जैसा जीवन जीना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। इच्छाएं बहुत बढ़ाए बढ़ाए ना, उसे सीमित रखें। कम इच्छाएं होंगी तो संतोष रहेंगे, रखा जाएगा।
जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है, ध्यान रखना। संतोष का संबंध किससे? मन से। संतोष का सबसे बड़ा धन, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष का धन मन से है और संबंध मन से है, और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा सब व्यर्थ है। तो यहाँ बेटा एक बात आई, यहाँ संतोष की बात आई है। आदमी थोड़ा संतुष्ट रहेगा, संतोष रखेगा तो बहुत कुछ अपना जीवन अच्छा कर सकता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दे रहे जानो, गलत ना हो तो मैं इसका उत्तर देना, मैंने पढ़ दिया। गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम नहीं है। बताओ किस चीज से असंतोष नहीं होगा? असंतोष किस किस चीज से होगा ये बताइए। पर यहां वो बोल रहा है कि असंतोष का कोई परिणाम नहीं बनता। बताइए, क्या मानसिक तनाव से असंतोष हो सकता है? अगर मानसिक तनाव होगा तो असंतोष उपज जाएगा। क्या रोगों के घिरने से, रोग भी आएंगे तो घिरेंगे, यहां पर बात कही भी गई है। असंतोष कैसे कैसे आता है, चलिए बताइए। देखिए यहां लिखा गया है, यह मानसिक तनाव को उत्पन्न करता है जो अनेक रोगों की भी जड़ है, यहां भी लिखा हुआ है। तो रोगों से भी होगा। लालच भी अगर कोई आदमी करेगा तो असंतोष होगा। बताइए, मानसिक तनाव आएगा तो असंतोष होगा, रोगों से घिरा होगा तो भी असंतोष होगा, और लालच अगर करेगा तो भी असंतोष होगा। सीमित इच्छाएं, जिसने इसका उत्तर डी दिया वो बिल्कुल सही है। कौन सा असंतोष का परिणाम नहीं है? किससे असंतोष नहीं होगा? इच्छाएं ज्यादा होंगी तो असंतोष होगा, पर कम होंगी तो संतोष नहीं होगा, यानी संतोष होगा आदमी। उत्तर जाएगा डी। कम इच्छाएं होंगी तो असंतोष नहीं आ सकता, संतुष्ट रहेगा आदमी। बात समझ में आई? इसका उत्तर जाएगा बी, पहले का पहला। चलिए पहले का डी, सब बच्चे सही दे रहे हैं। दूसरा बताओ, महात्मा कबीर के अनुसार जीवन का में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जरा बताओ, क्या धन दौलत महत्वपूर्ण है? क्या संतोष महत्वपूर्ण है? क्या वैभव प्रसिद्धि महत्वपूर्ण है? ये सांसारिक वस्तु है। ये गद्यांश ही पूरा किस पे डिपेंड करता है? संतुष्ट पे दे रहा। तो कहीं ना कहीं आप देख भी लेते हैं, महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी भी संतोष नहीं मिलता, धन दौलत से नहीं मिलता। तो क्या कहा है? जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसमें है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जब धन दौलत से संतोष नहीं मिल सकता तो सबसे ज्यादा संतोष की बात कर रहे हैं वो। ठीक है ना, संतोष रूपी धन से ही। ठीक है या नहीं है? अरे जब गद्यांश ही संतोष पे है तो महात्मा कबीर भी किसकी बात ज्यादा करेंगे? संतोष। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो संतोष है, ना कि धन दौलत, ना कि वैभव, ना कि सांसारिक वस्तु। जिसने ये लगाया ना भी, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जरा बताइए संतोष का संबंध किससे है? ये गद्यांश में कहा गया है, बताइए। संपदा में मन से संबंध है, आभूषण से संबंध है, इच्छाओं से। संतोष का संबंध किससे है? संपदा से, धन संपदा विरासत से, मन से है, आभूषण से है, या इच्छाओं से है? जरा बताइए, धन का संतोष का संबंध किससे है? देखिए यहां संतोष का संबंध दे रखा है आपने, जो भी दिया। देखिए, संसारिक वस्तुएं हमें कभी भी संतोष नहीं दे सकती, संसारिक वस्तुएं नहीं दे सकती। आगे, संतोष का संबंध किससे है? मन से है। देखो लिखा भी हुआ है। कई लोगों ने यहां पर लगाया होगा इच्छाओं से। देखिए भाई, संतोष का संबंध मन से है, क्योंकि जब इच्छाएं ज्यादा बढ़ती है तो हम अपने मन को समझाते हैं, उससे ठीक कर लेते हैं। इसमें कहा भी गया किससे है? मन से। जिसने इसका उत्तर भी दिया है, देखिए यहां पढ़िए, संतोष का संबंध मन से है। ठीक है या नहीं? संतोष का संबंध मन से लिखा भी हुआ है। चलो आगे बढ़ो। एक प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना, यह भी चौथा गद्यांश का है। गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति सुख से रहना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? कर्तव्यशील बनना होगा, संतोषी बनना होगा, धनाढ्य बनना होगा, या मितव्ययी, मित माने कम खर्च करे। याद रखना, पूरा गद्यांश संतोष पे डिपेंड कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को अगर सुख से रहना चाहता है वो, तो उसे संतोषी बनना होगा। यह गद्यांश पूरी इसकी बात कर रहा है। जैसे मैं लिखूं, धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता है, साधु को संतोषी बनाया गया है। ठीक है ना, आगे भी लिखा होगा, कहीं ना कहीं आदमी को संतोषी बनना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति सुख से रह पाएगा। तो ये भी उत्तर गया बी। आगे बढ़ो, इसको बताओ, गद्यांश के अनुसार अधिक धन प्राप्त करने का परिणाम क्या है? अगर हम ज्यादा धन प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? अधिक सुखी हो जाएंगे। गद्यांश के अनुसार अधिक धनाढ्य होंगे, बहुत ज्यादा धन आ जाएगा हमारे पास, उलझनों से निकल जाएंगे, या असंतोषी होंगे। गद्यांश में साफ कहा गया है कि जब हम धन दौलत से कभी भी संतोष नहीं मिलता, धन दौलत को इकट्ठा करते हैं तो असंतोष भी आ जाता है।
मुझे ऐसा लगता है इसका उत्तर दे दिया होगा सबने। धन प्राप्त करने का परिणाम यह है कि अगर ज्यादा धन आएगा तो व्यक्ति असंतोषी बनेगा। देखिए यहाँ लिखा भी है कहीं ना कहीं, व्यक्ति जितना अधिक धन पाता है उतना ही असंतोष उपजता है। ठीक है या नहीं है? उत्तर दे दिया होगा कई बच्चों ने, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताओ, छठा प्रश्न, साधु के स्वभाव की क्या विशेषता है? इसमें से ये आशय वाला प्रश्न है, बताओ। मैं पढ़ रहा हूं, तुम बताओ इसे। साधु को संतोषी बनाया गया है। साधु संतुष्ट रहता है, बताया गया है। साधु को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, वो कम में भी संतुष्ट हो जाता है, तो उसे संतोषी बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वह भोजन मात्र से ही संतुष्ट मिल जाता है, उसे जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। तो साधु के स्वभाव की विशेषता यह है, वैराग्य प्राप्त करना चाहता है, वैराग्य की बात ही नहीं हो रही। मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, या कम में भी गुजारा कर लेता है। इसके स्वभाव में यह बताया गया है, कम में भी गुजारा कर लेता है। कम होने की नियति मानना नहीं है, वो नियति नहीं मानता, वो कम में भी अपना गुजारा कर लेता है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा संतोष होता है। ठीक है ना? ये उत्तर दे रखा और ये इसकी विशेषता बनेगी। आगे अगला प्रश्न, व्याधि का तात्पर्य यहां पर क्या है? व्याधि माने क्या होता है, जरा बताइए। व्याधि माने व्यवधान है, व्यवस्था है, दुख है, या रोग है? बताइए भाई, व्याधि का अर्थ बताइए। यह सीधा सीधा प्रश्न तात्पर्य पूछा है। किसे कहते हैं व्याधि? संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। देखिए यहां पर लिखा भी है कहीं, व्याधि। वैसे मैं इसका अर्थ दे देता हूं, ध्यान रखना, मैं इसका अर्थ दे देता हूं। इसका अर्थ है रोग। व्याधि को रोग कहते हैं, पीड़ा कहते हैं। व्याधि माने वैसे हमारे हिंदी में होता है पीड़ा, रोग। ठीक है ना? ये अर्थ होता है पीड़ा। ठीक है ना? पीड़ा। ठीक है, पीड़ा। बात समझ में आई? उत्तर जाएगा सी, उत्तर जाएगा सी। आगे, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? बताइए भाई, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? बताइए। ये प्रश्न ऐसा है भाई, इसे ध्यान से सुनिए, शेयर करते रहिए भाई इस क्लास को। समूह से भिन्न शब्द है भोजन, संतोष, धूल, असंतुष्ट। इस तरह का प्रश्न कई बार आप ना गद्यांश से देखते हैं। ये ऐसा प्रश्न नहीं है। ये वाला प्रश्न जो इससे पहले गया है ना, ये भी व्याकरण का प्रश्न है। सीधा तात्पर्य पूछा तो आपको बताना पड़ेगा क्या होता है। ये मुश्किल में फंसे होगे इस पे। लेकिन इसके अलावा भी ये जो प्रश्न है ये भी व्याकरण का है। सुनो, जब भी इस तरह का प्रश्न सीटेट में पूछे कि समूह से अलग कौन सा है, तो व्याकरणगत से देखना है, इसे व्याकरण के अनुसार देखना है। बता सकते हैं कौन है? भोजन, संतोष, धूल, या असंतुष्ट? पता है इसका आंसर ये है, क्योंकि ये शब्द ना विशेषण है। ये शब्द विशेषण, और तीनों ऊपर के जो शब्द दे रखे हैं ये संज्ञा है। कैसे? देखिए, भोजन दिखाई देगा, भोजन संज्ञा है। संतोष, संतोष महसूस किया जाता है, भाववाचक संज्ञा है। और धूल, धूल कण भी संज्ञा में आते हैं। ये सारे शब्द संज्ञा है। पर असंतुष्ट व्यक्ति, असंतुष्ट आत्मा, क्या ये किसी की विशेषता बता सकता है? ये तो खुद संज्ञा की विशेषता बताएगा। तो ये शब्द विशेषण है। कई बार इस तरह का प्रश्न बहुत आ रहे हैं सीटेट में। जब कभी ये पूछा जाए कि चारों में से अलग कौन सा है या समूह में भिन्न कौन सा है, तब व्याकरण के अनुसार ही से बताएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। 9वां प्रश्न गद्यांश में आया है, वो और दे रहा हूं, फिर मेरे 2-3 प्रश्न और होंगे। जरा बताइए, सांसारिक शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? ये बताइए। सांसारिक शब्द में मूल शब्द क्या है या प्रत्यय का? ये तो सबसे आसान बता दोगे, लेकिन एक बात सुन लो, लिखा जाता है सांसारिक, लिखा जाता है सांसारिक, लेकिन इतना ध्यान रखना, सांसार नहीं निकालोगे। एक शब्द है संसार, सुन लो। और जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है, तो जब एक प्रत्यय जुड़ता है इस पहले शब्द में, तो जो पहला वर्ण होता है उसमें जो स्वर होता है वो बढ़ जाता है। स की जगह होगा सा, फिर सा, बीच वाले नहीं बदलता, आखिरी वर्ण आधा होकर ये ई चढ़ जाएगा इस पे। सांसारिक, याद रखना इसका सही उत्तर, जिसने ए लगाया वो बिल्कुल सही है, ये फिर भी ध्यान रखना सांसारिक हो जाता है। आगे की घटना, ये वाले प्रश्न मैंने व्याकरण के रखे हैं। बताओ, जीवन मुक्त का समास विग्रह करो। समास किसे कहते हैं? समास ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनता है। दो शब्दों के मेल से बनता है, मिलने से बनता है। इस चीज को ध्यान रखना है आप। चलो शेयर करते चलना। बताइए भाई, जो दो शब्दों के मेल से बनता है उसे हमारी हिंदी में समास कहा जाता है। ठीक है या नहीं है? बताइए। जीवन मुक्त जब भी कभी आए मुक्त,
तो मुक्त किसी से अलग होने की सेंस में आता है। इसका विग्रह होगा जीवन से मुक्ति। जीवन से मुक्ति कहूं या मुक्त कहूं, और से आ गया और अलग होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपादान कारक है। अपादान करता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। अपादान अगर कारक है तो ये तत्पुरुष में जाता है। कौन सा समास है ये? तत्पुरुष। फिर भी तुम लोगों ने इसे कर दिया होगा जीवन से मुक्त। जीवन में मुक्त नहीं, जीवन द्वारा मुक्त नहीं। कौन सा? जीवन से मुक्त। आगे बताओ 11वां प्रश्न। चलिए चलिए उत्तर दीजिए। अभी तो शुरू। हाँ भाई, शुरू करो। बताइए जरा इसे। बताइए 2 किलो अनाज। विशेषण बताइए। विशेषण भी कभी कभी पूछा जा रहा है। अच्छा बताओ, 2 किलो, पर 2 किलो क्या है? अरे 2 किलो तो अनार है, सेब है, अनाज है। अनाज लिखा, लेकिन क्या ये इसके साथ जुड़ गया ना, तो ये इसका विशेषण बन गया, ठीक है ना। पर जब मैं कहता हूं 2 किलो, जब मैं कहता हूं 2 किलो, तो 2 किलो क्या अनाज की नाप तोल है? जो नाप तोल की बात कर देगा वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। और क्योंकि निश्चित हैं कितने, 4 किलो नहीं 2 किलो, ये है निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा की नाप तोल की बात करे, ठीक है। जो नाप तोल का बोध कराएगा उसे कहते हैं हम क्या? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे बढ़ता हूं, जरा इसे बताओ। एक प्रश्न और है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है। अर्थ के आधार पर 8 तरह का वाक्य होता है। तुम मुझे बताओ ये कौन सा वाक्य है? क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधात्मक है, विधान है, या इच्छा है? प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक में ऐसा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। निषेधात्मक वाक्य में नहीं नजर आना चाहिए था। मैं काम नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, इस तरह के निषेध वाक्य जो, सॉरी, जब किसी काम को मना किया जाए तब निषेध होता है। जैसे आप घर नहीं जाओगे, इस तरह की बात। विधानवाचक ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें किसी विधान की बात आए, जिसमें किसी काम के होने की बात हो। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, इसमें कोई कार्य हो रहा है, ये विधान है। पर पता है ये है इच्छावाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में किसी के लिए इच्छाएं की जाएंगी तो इच्छावाचक है। और कहा जा रहा है भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अगर मैं किसी को कहूं भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा ऐसा हो जाए, ठीक है या नहीं है? जब भी कभी भगवान, हे प्रभु, इस तरह के शब्द नजर आएंगे तो इच्छा में ज्यादातर जाएंगे। कोई डाउट नहीं करा होगा किसी ने? कर दिया होगा? जरा इसे बताओ। ठीक है, इसे बताइए। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है, बताओ। किस में आवट प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय ना पीछे नजर आते हैं, किसके? मूल शब्द के। और पीछे शब्द है, देखिए, ट है, फिर वह है, फिर आ। कहाँ वट या आवट नजर आ रहा है? देखो, इसके अंदर वट है, इसके अंदर वट है, इसके अंदर वट, इसके अंदर तो हट है। ये वाले प्रश्न में प्रत्यय आवट नहीं है। इसमें क्या है? घबराना दन आहट। इसमें जो प्रत्यय निकलेगा वो निकलेगा आहट, जबकि निकालना क्या था? आवट। ये वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से तुमने 13 प्रश्न किए। कितने? 3। एक काम करो, सभी बच्चे पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए बच्चे जितने भी है। चलते हैं आगे। आगे की कहानी बन रही है यहां से। आगे की कहानी, एक काम करो, सीटेट का बैच, बेटा आज 15 तारीख है, कल 14 थी और 16, 3 दिन आपको एक विशेष ऑफर मिल रहा है। आप सीटेट के बैच को इस मूल्य पे ले सकते हैं। इसे लेने के लिए, पर सीटेट नहीं, झारखंड का कोई भी टेट हो वो, आप ये कूपन कोड, ये चीज़ें लगा लेना कूपन कोड, और तो आपको ये बैच इस मूल्य पे मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, सी टेट के लिए, अन्य टेट के लिए बैच है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाता हूँ। यहां से मैं पेडागोजी शुरू कर रहा हूँ। कल हमने कितने प्रश्न किए थे? ये वाला प्रश्न था 16, 15 कर लिए थे। इसका उत्तर दो। कल ये तुमने दिया था, जरा बताओ। चलो भाई,
चलो भाषा क्या है, कल मैंने बताया था, देखो जटिल नहीं है, ये बताया था कल की बात। समस्यात्मक वस्तु भी नहीं है, तार्किक व्यवस्था नहीं है, क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका उत्तर जाएगा डी, इसका उत्तर जाएगा डी। क्लियर है भाई, इसका उत्तर जाएगा डी। भाषा में बेटा तर्क नहीं है। हम कई बार भाषा का तर्क ने बताइए, कोई भी चीज समझते हैं तो तर्क लगाते हैं, पर भाषा के अंदर तर्क नहीं है। जैसे मैं कहता हूं, मैंने कल भी ये प्रश्न दिया था, चश्मा, इसका अर्थ बताओ, सब कहेंगे अरे गॉगल, चश्मा, आईना। पर तुम बता सकते हो इसका नाम चश्मा ही क्यों रखा, बोतल का नाम चश्मा रख लेते। नाम ना सारे इच्छा से गढ़े गए हैं। भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा तार्किक नहीं होती। तो याद रखना, नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा में नियम दिखते हैं, कल मैंने बताया था। नियम कैसे होते हैं, इंग्लिश की भाषा का भी नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट। हमारे हिंदी का भी एक नियम है, भाषा नियमों से चलती है, नियमबद्ध व्यवस्था है। जैसे सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, और उसके बाद हम क्रिया लगाते हैं। तो थोड़ा कल मैंने इस प्रश्न पे बात की थी, यहां से प्रश्न शुरू होंगे तुम्हारे। जरा ढंग से पढ़ना इन प्रश्नों को, इन प्रश्नों को ढंग से पढ़ना। कक्षा 3 की कक्षा है और हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कुछ दिया गया, कल मैं ये होमवर्क भी देके गया था। और प्रश्न है, कक्षा 3 की पुस्तक, वो भी हिंदी की पुस्तक के अंदर ये कहा गया, एक अभ्यास दिया गया, औजारों के नाम खोज कर लिखो। अरे औजार के नाम तो हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, पुरापाषाण काल के औजार जो थे। हिंदी की किताबों में हिस्ट्री क्या कर रही है, उसके औजारों की क्या कर रहे हैं। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में यह अभ्यास दिया गया कि औजारों के नाम खोज कर लिखना है। इसका उदाहरण है, तो बच्चों को सर्वज्ञ बनाने के लिए कर रहे हैं, बच्चों को अन्य व्यवसाय के लिए परिचित कराने के कर रहे हैं, या संपूर्ण पाठ्यचर्या में हमें हिंदी दिखाई देती है। बेटा हिंदी अपना विषय भी है, हिंदी दूसरे विषयों में भी दिखती है, और पूरी पाठ्यचर्या के केंद्र बिंदु में है हिंदी। कहाँ जाओगे जहां हिंदी नहीं है, यानी भाषा नहीं है। सीधी बात है, संपूर्ण पाठ्य, इस उदाहरण से यह पता लग रहा है कि भाषा हर जगह है, कहीं भी। भाषा के चैप्टर में तो आप साइंस के चैप्टर भी पढ़ा सकते हैं, वो क्यों, क्योंकि वो भी भाषा में दिए जाएंगे। इसका उत्तर सी सही है, जबकि अनिवार्य नेगेटिव वर्ड है। ठीक है या नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। जरा से बताइए, मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है, यहां शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कतई। मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। वाकई में जो रेखांकित शब्द है कतई, इसका मतलब बताओ। और ये प्रश्न मैं बोल रहा हूं बच्चों से, एक वाक्य मैंने उनको दिया, मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है। अब मैं बच्चों से कह रहा हूं, ये वाला प्रश्न दिया और कतई पे रेखांकित भी कर दिया। मैं ये प्रश्न ऐसा क्यों दे रहा हूं, इससे क्या फायदा हो रहा है। ये बहुत कठिन प्रश्न है, पूछा नहीं जाना चाहिए। बताइए, ये सरल है, पूछा जाना चाहिए। क्या ये संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, या ये बच्चों को ज्ञान के महत्व देता है, बच्चों को भाषा ज्ञान को महत्व देता है। याद रखना, सही पता है, इस तरह के प्रश्न जब हम बोलते हैं कि किसी भी रेखांकित चीज को कहते हैं, तो जब हम कुछ सिखाने जा रहे हैं तो ये संदर्भ में बताया जा रहा है। याद रखना, इस शब्द का हमने यहीं क्यों प्रयोग किया, कहीं और नहीं किया, क्योंकि बात जिस संदर्भ में भाई, एक बात का औरा होता है। इस बात, कभी कभी कुछ नए शब्द किसी वाक्य में आते हैं, तो इसका मतलब है इसी संदर्भ में सिखाने चाहिए, क्योंकि और संदर्भों में उसका प्रयोग करना बहुत कम होगा। तुम इतना ध्यान रखना, जब जब किसी शब्द को रेखांकित करें और पूछा जाए ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। संदर्भ का मतलब है कि इसका संदर्भ आया है, इसलिए बताया जा रहा है, इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है या नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। याद रखना, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। फिर भी एक चीज लो, संदर्भ हमेशा पॉजिटिव वर्ड है, हमेशा संदर्भ से ही बढ़ाना चाहिए इंसान को। संदर्भ का मतलब है जिसकी जरूरत है वैसे ही पढ़ाई जाए। हमारे देश की डैश विविधता, हमारी एक भाषाई डैश है, साहित्यिक या चुनौती, भाषिक या संबल, भौगोलिक या विस्तार, भाषिक या हथियार। आप हथियार को भी जानते हो, विस्तार को भी जानते हो। संबल माने सहयोग, और बोलो, इससे आसान नहीं कर सकता। सहयोग माने सहायता। बताइए, अब उत्तर दीजिए। भाषा, देखिए हमारे देश की साहित्यिक विविधता, हमारे भाषा की एक विषय, हमारे हमारे देश की साहित्यिक विविधता हमारा एक भाषाई चुनौती है। चुनौती चैलेंज नहीं है, भाषाई चुनौती नहीं है, गलत है। भाषिक संबल, जिसने इसका उत्तर बी दिया है, आंसर इसका बेटा बी है। देखो इसे पढ़ के दिखाता हूं, कई बार ना ये भर के देखा जाता है। हमारे देश की जो भाषिक विविधता है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, उसकी विविधता है, वो हमारा एक भाषाई संबल है। संबल माने सहयोग है, सहायता कराती है।
हमारे देश की जो भाषिक विविधता है वो हमारी एक भाषाई क्या है, संबल है, सहयोग का काम करती है, ना कि विस्तार या भौगोलिक आएगा, ना कि भाषिक और हथियार। बात समझ में आई? जितने बच्चों ने बी लगाया वो ठीक है, बाकी गलत है इसमें। कभी कभी इस तरह के प्रश्न कैसे करोगे आप, इसमें ना ये शब्द भरने पड़ते हैं, तब पता लगेगा। ये नहीं होगा, भाषिक विविधता हथियार नहीं है, गलत है हथियार, ना विस्तार है, सही क्या है, संबल माने सहयोग का काम करती है। जब एक से अधिक भाषाएं होती हैं तो वो संसाधन का काम करती हैं, सहयोग का काम करती है, इस बात को ध्यान रखना, एक दूसरे को सिखाने में मदद देती हैं। प्राथमिक स्तर में किस भाषा से पढ़ाएं बताओ? त्रिभाषा सूत्र ये कहता है कि बच्चों को 3 भाषाओं का ज्ञान ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा में विविधता बहुत है, कई भाषाएं, इसलिए बच्चों को एक से ज्यादा भाषा आनी चाहिए। पहली भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा, कम से कम बच्चा 3 भाषाओं में पारंगत होगा। तीसरी भाषा, पहली भाषा ये कहते हैं कि जब भी मातृभाषा शुरू की जाए बच्चे की प्राथमिक भाषा, वो मातृभाषा से करें। मातृभाषा को प्रथम भाषा भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी भाषा, अगर हिंदी भाषी बच्चा है तो दूसरी कोई आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी हो सकती है, लेकिन अगर हिंदी भाषी है तो दूसरी आधुनिक या अंग्रेजी में से ले सकता है। लेकिन अगर गैर हिंदी भाषी है, गैर हिंदी भाषी का मतलब पंजाबी है, तमिल है, और वो उसकी मातृभाषा तमिल है, तो वो दूसरी भाषा हिंदी ले सकता है या अंग्रेजी में से एक चुनता है। बाद में तीसरी भाषा आधुनिक भारतीय भाषा कोई और अंग्रेजी ली जा सकती है, और यहाँ भी आधुनिक भाषा और अंग्रेजी। बात तो सिर्फ यहाँ ये हो रही है, इस पे ज्यादा बात नहीं करते कि शुरुआत मातृभाषा किससे करें हम, प्राथमिक भाषा। प्राथमिक स्तर पहले होता है, शुरुआत मातृभाषा से होगी, ठीक है ना। चलिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाती है? सरल बनाती है, रोचक बनाती है, समावेशी बनाती है, जटिल बनाती है? जरा बताओ, बताइए जरा। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने को कैसी प्रक्रिया बनाएगी? सरल बनाएगी, रोचक बनाएगी, जटिल बनाएगी। कई बच्चे इसमें रोचक लगा रहे होंगे, पर देखिए इसका सही मायने में इसे यहां से पढ़ना है। जरा इसे देखो, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जैसी मैं विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री करूं तो पुस्तक है, मान लो शिक्षण सामग्री, और अगर ये विभिन्न प्रकार की है तो कोई तमिल में होगी, कोई हिंदी में होगी, कोई गुजराती में होगी, अरे अलग अलग भाषा की छटाएं दिखेंगी इसमें। और जहां अलग अलग भाषाएं होती हैं वहां बहुभाषिकता दिखती है, और बहुभाषिक वाली कक्षा को समावेशी भाषा भी कहते हैं। याद रखना, जब जब विभिन्न प्रकार की शिक्षण की सामग्री इस्तेमाल की जाएगी किसी कक्षा में, तो वो कक्षा समावेशी बनाने के लिए किया जाता है, ना कि रोचक, ना कि सरल, ना कि जटिल। बात समझ में आई? इसका उत्तर सी जाएगा। अगला प्रश्न, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति, ध्यान रखना मौखिक माने बोलना, बोलने की अभिव्यक्ति का विकास होगा, बोलने की अभिव्यक्ति का विकास सर्वाधिक गुंजाइश है? जरा बताओ भाई, सभी लोग बताइए क्या लगाएंगे? जीवनी, आत्मकथा, डायरी, एकांकी। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचार मुख से प्रकट करना, बोलकर बताना। इनमें से कौन ऐसी है जो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को ठीक करेंगी? जीवनी भी किसी कवि की पूरा जीवन परिचय लिख देते हैं हम, इसे बोला भी जा सकता है क्या? ये लिखने को भी बढ़ाएगी और बोलने को भी। आत्मकथा भी या डायरी, पर सबसे इंपॉर्टेंट है एकांकी। एकांकी असली में नाटक का एक अंक को कहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर नाटक पढ़े बच्चा तो नाटक पढ़ ले या नाटक का मंचन कर ले? पता है, नाटक का हमेशा मंचन करा जाता है, और नाटक का एक हिस्सा एकांकी माना जाता है, तो एकांकी का भी मंचन हो। और जब एकांकी का मंचन होता है, नाटक का मंचन होता है, तो उसमें संवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायलॉग कैसे बोले जाएं, किस वे में बोले जाएं, और डायलॉग बोले जाएंगे, संवाद अदायगी सिखाता है नाटक। नाटक अगर है तो चले महाभारत का कोई नाटक खेलते हैं, तो एक अर्जुन है, एक नकुल है, क्या वो अपना डायलॉग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कैसे कहेंगे? कैसे? असली में एकांकी मौखिक अभिव्यक्ति करने में ज्यादा सक्षम है, ना कि जीवनी, आत्मकथा, डायरी। इसे ध्यान रखना, नाटक। एक और प्रश्न बताओ, 23वें पे आ गया। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, क्या लगाएंगे इसमें? इसका उत्तर क्या लगाएंगे, जरा बताइए, इसका उत्तर क्या लगाएंगे, है ना? हाँ, एक जो बच्चा कह रहा है, देखो ये वाली किताब देख लो, सीटेट ब्रह्मास्त्र। इसमें तुम्हें सारी पेडागोजी, हिंदी की भी मिलेगी, एसएसटी की भी मिलेगी, सारी पेडागोजी मिल सकती है। साथ में इसमें सीटेट सीडीपी के 30 नंबर और मिलेंगे।
लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी और सीडीपी के साथ ये किताब है, तो करीबन करीबन 120 से ऊपर यानी 135 नंबर की इसमें तैयारी हो सकती है। और ज़्यादातर सीटेट में पेडागोजी ही दिक्कत करती है। ध्यान रखना इस किताब को, ये आप अमेजन से ले सकते हैं। बताइए, बड़ा मुश्किल प्रश्न है भाई। देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से, अच्छा, लिखने के कौशल को बढ़ाना है। याद रखना, लिखने के कौशल की बात हो रही है। लेखन, पता है लेखन किससे होगा? लेखन ना एक तो रेखांकन से होगा और चित्रांकन से होगा, लिपि ज्ञान और वर्तनी से नहीं। देखो, प्राथमिक स्तर का बच्चा पहली से लेकर 5वीं तक का है, प्राथमिक स्तर का। इन बच्चों को अगर लिखना शुरुआत करना चाहते हो, इसका विकास कराना चाहते हो, तो बच्चों में एक तो रेखांकन कैसे काटे, मतलब एक ड्राइंग जैसी करना। जैसे देखिए कैसे ऐसे करके बनाते नहीं बनाते, एक रेखांकित करना है, रेखांकन। और इसके साथ साथ चित्रों के माध्यम से चित्रांकन, इसे क्या कहते हैं, स्क्रबिंग कहते हैं, क्या स्क्रबलिंग कहते हैं शायद, स्क्रबलिंग कहेंगे, हाँ। रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, ठीक है। लिपि ज्ञान और वर्तनी नहीं है, ध्यान रखना। रेखांकन और शब्द लेखन भी नहीं है, शब्द ही क्यों लिखे जाएंगे, सब याद रखना है। रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल को बढ़ावा जा सकता है, सही है। अरे समझाओ या नहीं? चलिए इस पे कमेंट डालना तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये बताओ, तुम्हारी परिचित नदी, 24 पे आ गया। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? यह सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है क्या? बताइए भाई, जरा इसे बताइए बच्चे, इसे बताइए, क्या करोगे? उत्तर दें भाई, क्या लगाओगे इसे? तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, एक प्रश्न टीचर के द्वारा दिया गया। ये सवाल क्यों दिया गया? क्या नदियों की जानकारी देने के लिए क्या अवसर दे रही हैं? क्या अनुभव को साझा करने के लिए दे रहे हैं? पर्यावरण का उसे बचाव सिखा रहे हैं, संरक्षण सिखा रहे हैं, या विभिन्न नदियों के नाम? जब भी इस तरह के प्रश्न टीचर के द्वारा पूछे जाए, भाई तुम्हारे घर के आसपास क्या है, तो हम बच्चे के द्वारा बोले गए विचारों को साझा कराना चाह रहे हैं। क्या इसका उत्तर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए दिया जाएगा? ये एक तरह का ओपन हैंडेड प्रश्न है, मुक्त उत्तर देने वाला प्रश्न है, मुक्त उत्तर देने वाला प्रश्न है ना, मुक्त उत्तर देने वाला प्रश्न, देने वाला ये क्या है बच्चे? ये प्रश्न है। और ये बच्चे के अंदर तर्क की शक्ति को बताता है, उसके अनुभव, विचार प्रकट कराता है, अनुभव प्रकट कराता है, उसकी क्षमता बताता है ना। बच्चों को सीमित नहीं, असीमित दायरा देता है कि जिस तरह से वो अपने विचार प्रकट करे और अच्छा आकलन करेंगे। उत्तर जाएगा ये। भाषा अर्जन के साथ क्षमता की बात आई, ये किसने कही है? क्या स्किनर ने की है, या चॉम्स्की ने कही है, प्याजे ने कही है, चॉम्स्की ने की है, वाइगोस्टी? ये जितने सिद्धांत है ना, जितने सिद्धांतवादी लोग हैं, इन्होंने ये बताया कि बच्चा भाषा अर्जित कर लेता है, बच्चा भाषा अर्जित कर लेता है। पहली बात, प्याजे ये कहते हैं कि बच्चा भाषा अर्जित तो कर लेता है, पर बुद्धि से करता है, मस्तिष्क से करता है। वाइगोट्स्की ये कहता है कि भाषा बच्चा सीख लेगा, अर्जित कर लेगा, पर उसके लिए सोसाइटी चाहिए, सोसाइटी है तो भाषा है, क्योंकि मदद से ही वो भाषा सीख पाएगा। वाइगोट्स्की, ये कौन कहेगा? ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं। पर एक महाशय थे नोम चॉम्स्की, वो ये कहते हैं कि भाषा जनजात है, और भाषा जनजात नहीं है। भाषा सीखने की शक्ति, बच्चे को भाषा सीखने की क्षमता, बच्चे देखो, बताओ, क्षमता बाहर होती है, बच्चे के अंदर होती है, और वो जन्म से ही आ जाती है। इस बात को कौन करेगा? चॉम्स्की। इसे मत देखना, इस वर्ड को देखना, जब जब क्षमता वर्ड आएगा अर्जन के साथ, नोम चॉम्स्की चला जाएगा। चॉम्स्की ने एक बात कही है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो ऐसी क्षमताओं के साथ पैदा होता है कि किसी के विचारों को सुन भी सकता है, अपने विचारों को बोल भी सकता है। भाषा अर्जन क्षमता की बात कौन करता है? नोम चॉम्स्की। इस बात को ध्यान रखना। LAD की भी बात भी करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। वो कहता है बच्चे के मस्तिष्क में एक ऐसी डिवाइस है जो भाषा को व्यक्त करने का ढंग बताता है, और जो भाषा को व्यक्त करता है वो उनका अपना व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण। कभी कभी LAD के अंदर बच्चे के अंदर सार्वभौमिक, कौन सी? सार्वभौमिक व्याकरण की बात करता है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात। और सार्वभौमिक व्याकरण वो है जो बच्चे को अपने हिसाब से अपनी बात को प्रकट करने का ढंग बताता है।
एलईडी की बात कौन करता है? नोम चॉम्स्की, याद रखना। मोना कौन सी क्लास में पढ़ रही है? दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ते समय अटक जाती है, तो वह किस रोग से ग्रस्त है? पढ़ रही है और पढ़ते समय अटक गई, तो बताओ। सबसे आसान प्रश्न। दो बहुत आती है, रियर चांस है, इस पे आता ही आता प्रश्न है। पढ़ने से दिक्कत हो, लिखने से दिक्कत हो, और एक बोलने से दिक्कत हो। तो याद रखना, पढ़ने से है डिसलेक्सिया, 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 ऐसे ही लिख लीजिए, डिसलेक्सिया। एक है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ग्राफ्स लिखने से है। और बोलना देखो ये रहा अफेजिया, अफेजिया में बोलने की क्षमता में गड़बड़ होती है। याद रखना इसका उत्तर ये रहा डिस्कैलकुलिया, गणना गिनने से दिक्कत है, गणित से दिक्कत है, याद रखना। उत्तर जाएगा ये, पढ़ते समय दिक्कत हो रही है। एक और बताओ, सुनी पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाएगी? बच्चे ने एक बात सुनी और उसे पढ़ा, इनसे बच्चा कई सारी बातों को ग्रहण कर लेगा। और कहानी को पढ़ा, कहानी को सुना और ग्रहण कर गया, है ना। सुनी पढ़ी कहानियों के आधार पर अब बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुनने और पढ़ने से क्या आएगा? कहानी को शब्द से दोहराएगा वो, कहानी के पात्रों के नाम बताना, कहानी का शीर्षक बताना, या कहानी पर प्रश्न निर्माण कराना। सुनी और पढ़ी कहानी के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषिक गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बच्चे ने सुन रखी पढ़ रखी, क्या करोगे? अगर बच्चा सुन ले, पढ़ ले और ग्रहण कर ले और चेक करना चाहो तो आप उस पर ना प्रश्न बनवाइए। मुझे लगता है दोहराएगा शब्द शब्द तो रटी हुई बातें होंगी। पात्रों के नाम बता रहा है तो सारी कहानी का निचोड़ नहीं निकला, सिर्फ पात्रों के नाम है। शीर्षक कई बार बताना करता है तो बच्चा कई बार निचोड़ तो बताता है, पर शीर्षक से एक जरूरी नहीं कि क्षमता निकला है। पर मुझे लगता है अगर किसी कहानी को अच्छे से पढ़ लिया है और बच्चा उस पर प्रश्न बनाएगा तो प्रश्न तभी बनाए जा सकते हैं जब कोई कंटेंट अच्छे से समझ में आए। इसका सही उत्तर है डी। ये वाली गतिविधि सबसे इंपॉर्टेंट है जब सुनी और पढ़ी गई कहानी की जाए उसके आधार पर, ठीक है ना। आंसर जाएगा डी। एक और प्रश्न बताइए, 28वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, जांच सूची, चेकलिस्ट, या साक्षात्कार इंटरव्यू? क्या इंटरव्यू छोटे बच्चों के लिए बेहद सही है? यहां पर बात ही प्राथमिक स्तर की हो रही है, यानी छोटे बच्चे की। मुझे लगता है इंटरव्यू अगर लिया जाए तो बड़ों का सही है, छोटों का इंटरव्यू में लिया जा सकता है, लेकिन उतना कारगर मुझे नजर नहीं आता। पर इतना ध्यान रखना, जब भी प्राथमिक स्तर पे बच्चों पे प्रश्न आएंगे तो उनको बोलने चालने में निपुण बनाना है, पढ़ने लिखने में भी बनाना है, लेकिन भाषा ना व्यक्त होनी चाहिए, भाषा को बोलकर बताया जाएगा। जब भी प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करते समय आप अगर सबसे अधिक महत्व मानेंगे तो देखिए, प्राइमरी में लिखित परीक्षा से ज्यादा है मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चा जन्म से ही मौखिक अभिव्यक्ति करता है और उसमें पारंगत होना चाहता है, ठीक है ना, शुरुआत तौर पे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या उत्तर यही लगा है तुम में से? बहुत बढ़िया। चलो आगे, एक प्रश्न और बताओ। कविता पढ़ी जाए उसके संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कविता पढ़ रहा है बच्चा, बोल रहा है बच्चा, कविता के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? भावपूर्ण पठन, व्याख्या करना, अलंकार देखना, छंद देखना। जो एक पक्ष की बात करेगा वो उत्तर नहीं है। कविता में केवल अलंकार नहीं है, रस भी है, छंद भी है। तो अलंकार गया और छंद गया, इन दोनों ही महत्वपूर्ण थे। एक क्यों दे रहे हैं आप? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ना अलंकार है, ना रस है, ना उसकी व्याख्या है। पढ़ा कैसे? भावपूर्ण पठन, क्या भाव दिया गया है। देखो, एक लेखक ने एक कविता लिखी, रट ली, पढ़ ली, अच्छे से समझ नहीं पाए, ये कैसे पता लगे? अरे लेखक के शब्द का ये अर्थ नहीं निकालना, लेखक के मन में क्या चल रहा है उसको भी तो रिसीव करना है। पढ़ना पढ़ने को नहीं कहता, जो लेखक ने लिखा उसका सेंट्रल आइडिया भी लेना। असली में भावपूर्ण पठन, किस भाव से वो कही जा रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा अर्थ पे निर्भर करती है, अर्थ पर डिपेंड करता है। भावपूर्ण पठन निर्भर करती है, तभी तो कविता समझ में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी भावपूर्ण पठन। इसको बात ध्यान रखना है तुम्हें, इस बात को तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। एक प्रश्न और बताओ, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आप टीचर हो, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अच्छा मानेंगे? बताइए भाई, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अच्छा मानेंगे?
ये अंतिम प्रश्न करते हैं बेटा, इसे अंतिम प्रश्न करते हैं। बताइए, भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे इंपॉर्टेंट किसे मानेंगे, पुस्तक को, आकलन को? चलिए बताइए, होमवर्क दे दूं या मुश्किल लगेगा तुम्हें ये प्रश्न? ज्यादातर ना कई लोग पाठ्य पुस्तक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पाठ्य पुस्तक ना भी हुई उसके बिना भी हम पढ़ा सकते हैं, भाषा सिखा सकते हैं। भाषा आकलन अंत में जाता है। देखिए एक काम करो, आकलन की जरूरत ही क्या है, आप सिखा दो ना बच्चों को। टेस्ट क्यों ले रहे हो कि कितना आया है, जरूरत क्या है इसकी, आप अच्छा सिखाओ उसे। तो आकलन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संसाधन सामग्री, कुछ रिसोर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम भाषा सिखा सकते हैं बहुत जल्दी आसानी से। और मान लो भारत तो गरीब देश है, हमें रिसोर्स मिले ही ना, ना कोई किताब मिले ना कुछ मिले। याद रखना, इनमें से अगर ये हट गया तो गया। भाषा शिक्षण, टीच करना, टीचर द्वारा टीचिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण भाषा के लिए अनिवार्य है। भाषा शिक्षण ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे सीखेगा? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे अच्छा, भाषा शिक्षक के रूप में भी पूछ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है? भाषा शिक्षण, भाषा को कैसे टीच किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना इस बात का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषा शिक्षक के रूप में ये बैठेगा। क्या आंसर यही है? इस पर कमेंट डालना कि ये कैसा लग रहा है तुमको, इसका उत्तर। ये वाला मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, ये शायद तुम कर लोगे, ये गृह कार्य है आपका और बहुत जल्दी दे दोगे तुम, मुझे मालूम है, आसान है। प्रश्न एक बार पढ़ देता हूं। पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो, पहली पाठ्य पुस्तक में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाए? 31 पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद आगे से चलेंगे। सरल भाषा हो उसमें पाठ्य पुस्तक में, जटिल हो, जटिल माने उलझन भरी हो, सहज हो, आसानी से सीखने वाली हो, या साहित्यिक हो। आप जरा इस पे कमेंट डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले एक काम करें सभी बच्चे, हमने इस पे बात करी है, एक चीज और सुनो, इसको जरा देख लेना आप अपने इस बैच को, सीटेट के लिए देख लेना इस चीज को कि कैसे करोगे, ठीक है ना? ये 889 में मिल रहा है, इसको ध्यान रखना, ये कोड करना। पहली बार सीटेट और टेट बहुत सस्ते रूप में मिल रहा है, इसे ले सकते हैं आप, ठीक है? कब है? 14, आज 15 और 16, इन 3 दिनों को देखना पड़ेगा। एक चीज़ और देखिए, इस क्लास को आप ना लाइक शेयर जरूर करना बेटा, अगर पसंद आए लाइक करो, इसे शेयर करो, कुछ कमेंट बोलने हैं वो भी करो, और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत सभी को बहुत नमस्कार, ठीक है भाई? चलिए धन्यवाद, नमस्कार।